यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आज तक का सबसे बड़ा क्राइसिस आया है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इस क्राइसिस की वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अगर आप फ्राइडे से लेकर आज तक इंडिया के स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है इसकी परफॉर्मेंस कम से कम 3% से ज्यादा गिर चुकी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने नई नई जर्नी की शुरुआत की है तो यहाँ पर आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडिया का स्टॉक मार्केट इतनी तेजी से क्यों गिरते जा रहा है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो, जब भी ग्लोबल मार्केट में कोई भी हलचल होती है तो इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, भले वो छोटा मोटा इंपैक्ट क्यों ना हो, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। और यहाँ पर इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स पॉजिटिव परफॉर्म करते हैं, कुछ कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो नेगेटिव परफॉर्म करते हैं और इसका इंपैक्ट म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यूएसए के मार्केट में जो क्रैश हुआ है उसकी वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट में क्रैश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिन बैंक में क्रैश हुआ है वो तीनों के तीनों बैंक रिलेटेड हैं यूएस के मार्केट से, तो इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर यह पता चलेगा कि इंडिया के जो आईटी सेक्टर है इस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इन बैंक से क्रैश होने की वजह से इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इंडिया का जो डिमांड एंड सप्लाई का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आने की वजह से आईटी कंपनीज को या जितनी भी कंपनीज के पास बाहर से ऑर्डर आते हैं, जितनी भी कंपनीज के पास फॉरेन ऑर्डर्स आते हैं, उन कंपनीज के फॉरेन ऑर्डर्स भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि जितने लोगों ने भी इन 3 बैंक्स में इन्वेस्टमेंट किया है उनके इन्वेस्टमेंट्स के फंड जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो इन्हीं सारी चीजों का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट हम लोगों को इंडिया के स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला है। और अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में बैंकिंग के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इंडिया के मार्केट में बैंक के शेयर्स बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं। बैंक्स तो यूएसए के कोलैप्स हुए, लेकिन इंडिया के बैंक्स में भी बहुत सारे लोगों ने विड्रॉवल करना शुरू कर दिया है और इन्हीं सारे रीजन की वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जितने भी बैंक्स के शेयर हैं उन सारे शेयर्स की वैल्यू भी गिरने लगी है। अगर आप आईटी सेक्टर को देखेंगे तो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा और अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर की डिमांड जो है वो बढ़ती ही रहती है। लेकिन अगर आप करंट मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि इंडिया के मार्केट की सिचुएशन क्या है और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन क्या है। अगर आप इन्फ्लेशन को देखेंगे तो दोनों मार्केट्स में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडिया के इन्फ्लेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के साथ करना क्या है। आपको और इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको आपके इन्वेस्टमेंट के स्टेक को होल्ड करना है या आपको आपके इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल करके बाहर आना है। सबसे पहली बात, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब उस स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरती है। तो अगर आप करंटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बैंकिंग के शेयर्स में, अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत सही टाइम है, यहाँ पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको ये समझनी है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आपको 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। करंटली अगर आप बैंक्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको उतने प्रॉफिट कमाने को ना मिले, लेकिन अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तब यहाँ पर आपको मैसिव प्रॉफिट्स कमाने को मिलेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इस चीज का इंपैक्ट आपको म्यूचुअल फंड्स पर भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको नेगेटिव रिटर्न ज्यादा देखने को मिले होंगे, क्योंकि स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान नहीं होता है। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई स्पेसिफिक सेक्टर में गिरावट आती है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है और अगर आप लोग एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके एसआईपीज को कंटिन्यू रखना है। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है जहां पर मैंने आपको इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इन वीडियोस को जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।